रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या अंतर दिख रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आपने देखा कि एनडीए गठबंधन को 12 सीटें मिलती है और मात्र 2 सीटें यूपीए गठबंधन को जाता है, सिंहभूम और राजमहल। वहीं अगर आप देखेंगे तो एनडीए गठबंधन को 11 सीटें भाजपा को आती है और 1 सीट आजसू के खाते में जाता है। इस बार भी जो समीकरण बना हुआ है उसमें भाजपा 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 1 सीट अपने गठबंधन दल आजसू के लिए वो छोड़े हुए गिरिडीह की सीट। जाहिर है कि अब समीकरण क्या बैठेगा, समीकरण किस हिसाब से बैठेगा। इस बार जो है सो आईएनडीआईए गठबंधन भी पूरी तरह से जो है सो एक एक चीज को अध्ययन करके, एक एक चीज पर जो है सो जोर घटाव करके, अरिथमेटिक सेट करके कैंडिडेट को उतारने के प्रयास में है। और जो बातें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो दृश्य बन रहे हैं वो दृश्य 2024 के जो दृश्य बन रहे हैं 19 से अलग दिख रहा है। अलग इस मायने में दिख रहा है कि 19 के विधानसभा चुनाव में जो परिस्थिति बनी थी कि जहां भाजपा 57 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 57 विधानसभा सीटों पर आगे रहती है, वही जब 2019 का विधानसभा चुनाव होता है तो वो सिमटकर 25 सीटों पर आ जाती है। क्या था इसके पीछे का राज और क्यों इस तरह से जो है स्थिति तैयार हुई थी उस समय। उसके बाद लगातार अभी जो चल रहे 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार थी पहले, और 1 फरवरी से जो है चंपाई सोरेन की सरकार झारखंड में काम कर रही है। अंतर कुछ नहीं हुआ है, चेहरा बदला हुआ है। सोरेन परिवार के हाथ से सत्ता गई है, लेकिन सत्ता की चाबी अभी भी सोरेन परिवार के पास है। फैसले सरकार ले रही है, चंपाई सरकार फैसले ले रही है, लेकिन उस फैसले में अंतिम मोहर आज भी लगता है, ये सभी लोग जानते हैं कहां से लगता है। बहरहाल अब अंतर क्या दिख रहा है, जिस अंतर की चर्चा मैं कर रहा था वो अंतर क्या दिख रहा है। आखिर क्या 2024 में भाजपा का जो टारगेट है, भाजपा ने जो लक्ष्य तय किया है कि झारखंड की 14 विधानसभा सीटें जीतेंगे, ये उसके लिए आसान है या कहीं पर आईएनडीआईए गठबंधन उसके इस मिशन में पलीदा लगाएगा, यह भी देखना होगा। आखिर कहां कहां पर किस किस वोट सेक्टर पर जो है सो इफेक्ट पर देने जा रहा है आईएनडीआईए गठबंधन। भाजपा ने जो मिशन 24 का 14 जीतने का लक्ष्य रखा है, इसके पीछे इसको मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। बहरहाल जैसा कि मैंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन उस समय यूपीए था, उसे मात्र 2 सीटें मिली थी, सिंहभूम और राजमहल। सिंहभूम से जो कांग्रेस पार्टी की सांसद थी गीता कोड़ा, अब वो चली गई हैं भाजपा में। भाजपा ने उन्हें कैंडिडेट भी बना दिया है सिंहभूम का। सिंहभूम से कौन होगा आईएनडीआईए कैंडिडेट, ये भी मायने रखता है, इस पर भी चर्चा करेंगे और जो दृश्य बन रहे हैं उस पर बताएंगे। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ओबीसी वोटर की संख्या अच्छी खासी है, तादाद है, यानी ट्राइबल वोटर्स के बाद अगर कोई अहमियत रखता है झारखंड में तो वो ओबीसी वोटर्स हैं। तो इसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट के चयन में ओबीसी को प्राथमिकता दी। जाहिर है इसके पीछे की वजह भी आप समझ रहे हैं, लेकिन यह भी सवाल उठ रहा है कि जिस महतो जाति की संख्या सबसे ज्यादा ओबीसी में झारखंड में है, उस जाति से मात्र एक जगह पर एक कैंडिडेट को टिकट दिया गया, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो को। और आईएनडीआईए गठबंधन जो है वो इस चीज को चालाकी से पकड़े हुए है कि जो चीज भाजपा ने कमी रखी है उस पर ध्यान है आईएनडीआईए गठबंधन का। पहले से भी ये तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोर वोटर्स में ट्रिपल एम आते हैं, मांझी, महतो और मुस्लिम। और ये भी तय है कि मुस्लिम वोट्स जो हैं वो आईएनडीआईए गठबंधन में पूरी तरह से शिफ्ट करेगा। इसमें किसी तरह से भाजपा को सफलता नहीं मिलने जा रही है, ये तय मान के चलिए।
अब सवाल उठ रहा है कि महतो वोटर्स का क्या होगा, जो ट्राइबल वोट के बाद सबसे ज्यादा वोटर है झारखंड में। उस पर अगर आप गौर करेंगे तो महतो वोटर्स किस किस सीट को प्रभावित करते हैं, पहले मैं उसकी जानकारी आपको देता हूं। महतो वोटर्स राजधानी रांची की सीट को प्रभावित करते हैं, हजारीबाग की सीट को प्रभावित करते हैं, जमशेदपुर की सीट को प्रभावित करते हैं, गिरिडीह की सीट को प्रभावित करते हैं। ये 4 जगह 4 सीट जो है, इन 4 सीटों को सीधे तौर पर महतो वोटर्स प्रभावित करते हैं। आंशिक रूप से अगर आप देखिएगा तो खूंटी की सीट भी है जहां महतो वोट प्रभावित करेंगे, धनबाद की सीट है जहां महतो वोट प्रभावित करेंगे। तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोयलांचल, कोल्हान, इन जगहों पर जो है एक तरह से देखा जाए तो महतो वोटर्स प्रभावी रूप दिखा सकते हैं। और ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि लगातार महतो वोटर्स जो है, महतो जो कास्ट है, वो जो कुर्मी या कुर्मी जो भी कहते हैं, वो अपने आप को कुर्मी जो है सो वो अपने आप को ट्राइबल में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। और कई जगहों पर उन्होंने ये भी कहा है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब महतो वोटर्स में देखिए, आसू की तरफ से यह दावा किया जाता है, चाहे वो सुदेश महतो हो, लंबोदर महतो हो या फिर चंद्र प्रकाश चौधरी हो, जो महतो के नेता हैं, उनका यह दावा होता है कि महतो वोटर्स का, कुर्मी वोटर्स का आज भी ज्यादा से ज्यादा फायदा वो उठा ले जाते हैं। अगर ऐसा होता तो जगन्नाथ महतो चुनाव नहीं जीतते, वो भी कुर्मी वोटर्स, कुर्मी थे और कुर्मी क्षेत्र से चुनाव लड़के आते थे, उनकी जीत नहीं होती। ईचागढ़ से सविता महतो की जीत नहीं होती, वो भी कुर्मी क्षेत्र से आती हैं। तो सिल्ली, रामगढ़ और गोमिया अगर कुर्मी वोटर्स का क्षेत्र है आंसू के हिसाब से तो है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कुर्मी वोटर्स प्रभावित करते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को, कुर्मी वोटर्स प्रभावित करते हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को, कुर्मी वोटर प्रभावित करते हैं रांची लोकसभा क्षेत्र को, कुर्मी वोटर प्रभावित करते हैं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र को, आंशिक रूप से लोहरदगा, खूंटी और धनबाद को भी कुर्मी वोटर्स प्रभावित करते हैं। अब इसका काट क्या है? विद्युत वरण महतो को टिकट दिया गया, लेकिन विद्युत वरण महतो की पहचान जमशेदपुर से बाहर नहीं है। मैं भाजपा की चुनौती बता रहा हूं। 2014 में 2019 में जो 12 सीटें भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने जीती थी, उसको 24 में कहां कहां पलीदा लग सकता है और किस किस सेक्टर को उसको टच करना होगा, इसकी ओर मैं दर्शकों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। और क्यों मजबूत अपने आप को समझ रहा है INDIA गठबंधन अभी के समय में 2019 की तुलना में, इसी का विश्लेषण हो रहा है। तो आप इसमें अगर आप देखेंगे तो जयराम महतो, टाइगर जयराम अपने आप को कहते हैं, टाइगर जयराम गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं। हजारीबाग से भी उन्होंने कैंडिडेट दे दिया, 8 लोकसभा सीटों पर वो कैंडिडेट दे दिए हैं, कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। उसमें से अगर आप देखिएगा अधिकांश महतो नेता को उन्होंने दिया, कुर्मी नेता को उन्होंने दिया है टिकट। तो जयराम महतो फैक्टर भी काम आएगा। जयराम महतो कभी भी जो है सो सत्ताधारी गठबंधन के जो INDIA गठबंधन है उसको उसके वोट को नहीं काटेंगे, क्योंकि जो भी कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जो भी सीट है, अभी भाजपा के हाथ में है। चाहे वो जमशेदपुर की सीट हो, गिरिडीह की सीट हो, आंसू भाजपा के साथ ही है, हजारीबाग की सीट हो, रांची की सीट हो, लोहरदगा की सीट हो, खूंटी की सीट हो, सभी सीटें जो हैं सो वो भाजपा के पास है। तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है कि 2024 के चुनाव में वो कुर्मी वोट्स को किस तरह से अपनी ओर पकड़ के रखे, जकड़ के रखे, जो 19 में उनको फायदा दिया था। और उनके जो डिमांड थे, वो जो जिस डिमांड को लेकर के कुर्मी वोटर्स चल रहे थे, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें मुख्य डिमांड था कि कुर्मी को ST का दर्जा दिया जाए, जिसमें ना तो राज्य सरकार सुनी उनकी बात को और ना ही केंद्र सरकार सुनी। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार नहीं सुनी और राज्य सरकार अगर यहां से अनुशंसा की होती तब बात बनती, तो लेकिन सीधे तौर पर लोगों के मन में, जो कुर्मी जाति के वोटर्स हैं, उनके मन में इस चीज को हवा दी जा रही है IND गठबंधन के नेताओं के द्वारा कि भाई केंद्र सरकार का काम है, किसको ST में का दर्जा देना है, SC का दर्जा देना है, वो केंद्र सरकार तय करती है। केंद्र सरकार ने ही तय नहीं किया है। तो ये सीधे तौर पर ठीकरा जो है सो INDIA गठबंधन के द्वारा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार है,
जाहिर है भाजपा को अब इसका काट तलाशना होगा। दूसरी ओर आप देखें कि कांग्रेस पार्टी जेपी पटेल को हजारीबाग से टिकट दी है। हजारीबाग सीट में महतो की कुर्मी आबादी अच्छी खासी है, वोटर्स अच्छे खासे हैं, तो वो इफेक्ट पड़ रहा है। वहां से खड़े होने के बाद उसका इफेक्ट जो है सो जो कुर्मी वोटर्स कुछ है कोडरमा संसदीय क्षेत्र में उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में जो कुर्मी वोटर्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। बेबी महतो भी कुर्मी से आती हैं, वो भी जो है सो अपना काम करेंगे। मथुरा महतो भी कुर्मी जाति से आते हैं, उनको आजसू जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह से प्रत्याशी ही बना रहा है। जयराम महतो वो भी कुर्मी जाति से आते हैं, टाइगर जयराम वो भी खड़े हो रहे हैं, गिरिडीह से ही खड़े हो रहे हैं। तो ये चीज जो है कुर्मी को कैसे यूनाइट किया जाए, महतो जाति को कैसे यूनाइट किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के पास। अब हम चलते हैं रिजर्व सीटों की तरफ। अगर आप पिछले चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद में सबसे ज्यादा वोट से वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद हजारीबाग, पलामू, कोडरमा 4 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां पर 4.5 लाख से ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते थे। लेकिन वो सीन इस बार नहीं दिख रहा है। जो वेव था मोदी 2 का, वो वेव इस बार नहीं दिख रहा है झारखंड में। तो जाहिर है कि जीत किसकी होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो जीत का अंतर कम होगा। तो ये चारों सीट को अगर आप देखेंगे तो ये चारों सीट जो है वो जनरल सीटें हैं। एसटी सीट जो पलामू की है वो एसटी की सीट है। धनबाद, कोडरमा और हजारीबाग ये सामान्य सीट है और एससी की सीट है पलामू। तो वहां से भी जो है सो 4.5 लाख वोट से ज्यादा के अंतर से वहां एससी प्रत्याशी जीते थे। जाहिर है कि एससी का समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था। सिर्फ लोकसभा में नहीं, विधानसभा चुनाव में भी एससी समुदाय का जो है सो समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। नतीजा था कि एससी के लिए जो रिजर्व विधानसभा की सीटें थी उसमें आधी से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के आए, चाहे वो चंदन क्यारी की सीट हो, जमुआ की सीट हो, देवघर की सीट हो, सिमरिया की सीट हो। अगर आप देखेंगे इस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां से चुनाव जीतकर आए। फायदा हुआ एसटी का भाजपा को, लेकिन एसटी में भाजपा को फायदा उतना नहीं हुआ था। 2 सीटें तो गई ही थी, लेकिन 3 सीटें जो भाजपा ने जीती थी, लोहरदगा, खूंटी और दुमका की सीट, इन तीनों सीटों के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो वो आंकड़ा दर्शाता है कि वो आंकड़ा घटा है। 10,400 कुछ वोट से लोहरदगा में भाजपा जीतती है, 1400 कुछ वोट से अर्जुन मुंडा चुनाव जीतते हैं खूंटी से, 40,000 वोट से गुरुजी हारते हैं दुमका में। तो ये दृश्य जो बन रहा है, अब ये चुनौती इसलिए हो रहा है कि ट्राइबल सेंटीमेंट को हेमंत सोरेन जब जेल में गए हुए हैं तो उस सेंटीमेंट को कैसे जगाया जाए, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन लगातार इस दिशा में काम कर रही है और लोगों के बीच जा रही है। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा न्याय यात्रा निकाला गया। जब आचार संहिता लगा तो उन्होंने न्याय यात्रा को बंद किया। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा न्याय यात्रा निकाला गया और लोगों के बीच में इस बात को रखा गया कि भाई हेमंत सोरेन को फंसाया गया है और ट्राइबल सेंटीमेंट को जगाने का प्रयास किया गया कि आदिवासी को सत्ता में बने रहना नहीं देख सकती है भाजपा। इस तरह की बातों को प्रचारित प्रसारित किया गया। अब उसका कितना प्रभाव पड़ेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी का जो दृश्य दिख रहा है, जो 19 के विधानसभा चुनाव का दृश्य था कि 23 सीटों पर 28 में से 23 जनजातीय के लिए जो एसटी के लिए रिजर्व विधानसभा की सीटें थी उसमें जीत होती है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। मात्र 2 सीटों पर जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की और मात्र 3 सीट पर जीत होती है कांग्रेस पार्टी की। जाहिर है कि उस रिकॉर्ड को कायम रखना होगा, रखने की प्रयास में लगी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। वो प्रयास सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है ये भी देखना होगा। लेकिन जो स्थिति बन रही है वो स्थिति भाजपा को सोचने पर मजबूर कर रही है। जिस ट्राइबल वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसे लोगों का भी नाम लिया जाता है जो राजनीति से परे होते हैं, जो पद राजनीति से परे होते हैं,
उसको भी दिखा करके ये कहा जाता है कि ट्राइबल को कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये बातें कही जाती है। लेकिन झारखंड में स्थिति वो नहीं है। ट्राइबल वोटर्स आज भी जो है सो भले आंकड़ा दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हो कि हमको मात्र 1% वोट ट्राइबल का कम मिला है विपक्षी गठबंधन से, लेकिन सच्चाई है कि सीट उनके पास ही ज्यादा है विधानसभा की। लोकसभा में 3 सीटें थी, इसके बाद भी यूपीए गठबंधन जो है सो 2 सीटें जीत चुका था उस बार भी। अब गीता कोड़ा गई है तो वहां से दशरथ गगरई का नाम आ रहा है, जो विधायक हैं खरसावां के, वो भी हो जनजाति से हैं। और ये कहा जा रहा है कि दशरथ गगरई को जो है सो चुनाव लड़ाया जाएगा सिंहभूम क्षेत्र से। सिंहभूम की स्थिति क्या है? 5 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है और 1 सीट पर, जगन्नाथपुर सीट पर कांग्रेस पार्टी है। अगर आप देखेंगे तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां मैदान विधानसभा वार अगर देखेंगे तो एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। वहां भी टकराव की सीन बन रहे हैं, दृश्य बन रहे हैं। जो पिछले मर्तबा 70,000 से ज्यादा वोट से गीता कोरा चुनाव जीती थी, लक्ष्मण गिलुआ जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उनको हरा के चुनाव जीती थी, वहां की स्थिति भी यही बन रही है। जमशेदपुर में आस्तिक महतो का नाम सामने आ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, वो भी महतो जाति से, कुर्मी जाति से है। विद्युत ब्रह्म महतो भी कुर्मी जाति से हैं। यहां भी जो लड़ाई है पिछले बार की तरह आसान लड़ाई नहीं दिख रही है। खूंटी में पिछले मर्तबा भी टसल था और इस बार भी टसल के सीन बन रहे हैं। लेकिन एक सूचना जो नई आ रही है वो ये है कि कांग्रेस के कुछ पुराने नेता जो है कालीचरण मुंडा के नाम को कटवाने में लगे हुए हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है। कालीचरण मुंडा का नाम लगभग तय माना जा रहा था। कल तक जो मेरी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, उसमें यह तय माना जा रहा था कालीचरण मुंडा को खूंटी से टिकट दिया जाएगा। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि धीरज साहू और प्रदीप बालमुचू दोनों ही लगे हुए हैं कि कालीचरण मुंडा के नाम को काटा जाए, और प्रदीप बालमुचू खुद चाहते हैं कि वो खूंटी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें, और इसको लेकर के वो लगातार पार्टी पर दबाव बनाए हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं धीरज साहू जो उनके पुराने मित्र हैं। जाहिर है कि फाइनेंस जो है सो कांग्रेस पार्टी को धीरज साहू की तरफ से होता था। वो कोषाध्यक्ष भी रह चुके थे पार्टी, गोपाल साहू जो उनके भाई हैं वो भी रहे हैं पार्टी में कोषाध्यक्ष के पद पर। तो यहां भी एक जो खटपट, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपसी खटपट पे जो है सो INDIA गठबंधन में खलबली मची हुई है, तो वो खटपट जो है सो खूंटी में नहीं था। लेकिन कल से जब से कालीचरण मुंडा का नाम लगभग तय माना जा रहा है, उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि बड़े नेता जो है धीरज साहू जो राज्यसभा के सांसद थे झारखंड से, और प्रदीप बालमुचू दोनों ही जो है सो कालीचरण मुंडा के टिकट को कटवाने में लगे हुए हैं। और अगर इसमें सफलता मिल जाती है तो भाजपा के लिए यह सीट कठिन नहीं रहेगा। खूंटी में ही महतो जाति के लोग जो हैं सो ज्यादा विरोध कर रहे थे कि उनको जनजातीय ST में शामिल नहीं किया गया, जनजातीय समुदाय में शामिल नहीं किया गया, और इसके लिए वो दोष लगा रहे थे अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में। और इसकी हवा पूरे झारखंड में गई, राजधानी रांची तक आंदोलन हुआ था इसका। अब आते हैं गिरिडीह सीट पर, हम बात करते हैं। गिरिडीह सीट पर मुख्य रूप से 3 महतो प्रत्याशी दिख रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम लगभग तय, जैसा कि लंबोदर महतो जो विधायक हैं आसू के, उन्होंने कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। NDA गठबंधन की तरफ से आसू प्रत्याशी होंगे गिरिडीह में। मथुरा महतो का नाम तय हो चुका है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, और जयराम महतो जो है सो वो ताल ठोके हुए हैं। झारखंडी खतियानी भाषा समन्वय समिति जो उनकी पार्टी है जिसके बैनर तले वो काम कर रहे थे। तो जयराम क्या गुल खिलाते हैं? क्या जयराम से फायदा मथुरा महतो को होता है या फिर जयराम से फायदा चंद्र प्रकाश चौधरी को होता है? यह भी देखना दिलचस्प होगा। या इन दोनों की लड़ाई में, चंद्र प्रकाश और मथुरा महतो की लड़ाई में जयराम जो है सो टाइगर जयराम आगे निकल जाते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन गिरिडीह में महतो वर्सेस महतो हो गया है। हजारीबाग में OBC वर्सेस OBC तय है। एक महतो कैंडिडेट, एक वैश्य कैंडिडेट मनीष जायसवाल जो है सो लगा हुआ है। और यहां पर जो दृश्य बन रहा है कि बड़का गांव में वैश्य विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की, अंबा प्रसाद हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे रामगढ़ आता है, रामगढ़ में महतो से आसू से चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी हैं, वहां से विधायक हैं। मांडू से JP पटेल खुद विधायक हैं। हजारीबाग सदर से विधायक हैं मनीष जायसवाल, और बरही से विधायक हैं उमाशंकर अकेला जो कांग्रेस के हैं।
अब यहां क्या दृश्य बनेगा यह भी देखना होगा, लेकिन जो इजी था, जो सीट इजी थी, वो सीट इजी दिखाई नहीं दे रही है। हजारीबाग की सीट भाजपा के लिए हमेशा से फर्टाइल रहा है। अगर अलग राज्य बनने के बाद से आप देखेंगे तो मात्र 2004 में सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे लगातार जसवंत सिन्हा, उसके बाद जयंत सिन्हा, फिर जयंत सिन्हा, और इस बार टिकट दिया गया है मनीष जायसवाल को। अब जो आसान सीट थी वहां पर भी कैंडिडेट देकर के INDIA गठबंधन ने उस सीट को टफ किया है भाजपा के लिए। लोहरदग्गा में सुखदेव भगत को दिया गया है टिकट। सुखदेव भगत चुनाव लड़ेंगे लोहरदग्गा से। कांग्रेस, अभी घोषणा नहीं हुई है, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होंगे सुखदेव भगत। तो अब सुखदेव भगत क्या कुछ कर पाते हैं, लेकिन चमरा लिंडा वहां पर पेच लगाए हुए हैं। वो पेच अगर सुलझ जाता है तो ये सीट भी, अगर दोनों साथ रहते हैं, चमरा लिंडा और सुखदेव भगत साथ रहते हैं, एक दूसरे के काट नहीं बनते हैं, तो जाहिर है कि यहां पर भी भाजपा को मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि 10,000 कुछ वोट से, 400 कुछ वोट से चुनाव भाजपा पिछले चुनाव में जीती थी 2019 के चुनाव में। तो ओवरऑल दूसरी ओर देखिए कि दुमका से जो नाम आ रहा है, इस बार खुद हेमंत सोरेन का नाम सामने आ रहा है। सीता सोरेन को जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले ली है, और इसके पीछे की रणनीति भी यही थी कि सोरेन परिवार में अगर टूट होगा तो उसका फायदा दुमका संसदीय सीट पर पड़ेगा। लेकिन अगर खुद हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं तो सीता सोरेन फैक्टर कितना काम करेगा। भाजपा की जो ये रणनीति रही कि सीता सोरेन को लाने के बाद वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर होगी, ये कितना इफेक्टिव होता है ये भी देखना होगा। लेकिन जो दृश्य बन रहे हैं, जो ट्राइबल वोटर्स के दृश्य बन रहे हैं, वो दृश्य साफ बता रहे हैं कि भाजपा के लिए ट्राइबल वोटर्स, कुर्मी वोटर्स, मुस्लिम तो थे ही, ये दोनों वोटर्स इस चुनाव में 2024 के चुनाव में चुनौती बन सकते हैं। अब देखना होगा कि आजसू पार्टी जो अपने आप को कुर्मी बहुल पार्टी कहती है, कुर्मी के सबसे ज्यादा समर्थन की दावा करती है, क्या वो पार्टी भाजपा को जो है सो कुर्मी वोटर्स को भाजपा के पक्ष में कन्वर्ट करा सकती है। जो कुर्मी बहुल लोकसभा के क्षेत्र है उसमें यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।